नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव आपका यूथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास का आज पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए इसके बारे में आज जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, इसके प्रमाण कब मिले, इसके साक्ष्य किसने प्रस्तुत किए और इसके द्वारा क्वेश्चन जितने भी बन सकेंगे और बने हुए हैं उनको सारा इस क्लास में कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक होता है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आग ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ये किस भागों में मतलब किस बेसिस पे बांटा है इसके बारे में हम बताएंगे कि इसे किस बेसिस पे बांटा गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल ये लिखित साक्ष्य के ऊपर बांटा गया है। यानी जिस कालखंड में आपका कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस कालखंड में जिस कालखंड में कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद हो लेकिन हमने अभी तक उसे पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की उसे हम आगे ऐतिहासिक काल कहेंगे। और ऐतिहासिक काल वह कालखंड होता है जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और हमने उसे पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसमें आपका पाषाण काल आ जाता है। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य तो मौजूद हो लेकिन अभी तक उसे पढ़ने में हमने सफलता प्राप्त नहीं की तो उसे कहेंगे हम आग ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आ जाती है। और इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी गया हो उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। तो इसमें आपकी वैदिक सभ्यता आ जाती है। ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो ये दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका सर्वमान्य कालक्रम माना गया। ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा ये 1750 से 2350 से 1750 तक माना गया। ठीक है, और ईसा पूर्व जो होता है आपका उल्टा चलता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हैं। पहला आपका है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा सरस्वती सभ्यता, चौथा प्रथम नगरीय सभ्यता और पांचवा कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम साक्ष्य किसने प्रस्तुत किए थे और सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था और सबसे पहले इसका कौन सा स्थल खोजा गया है। तो दोस्तों देखिए, चार्ल्स मैसन एक पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता के साक्ष्यों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष किसने प्रस्तुत किए? तो आपके चार्ल्स मैसन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 1853 से 1856 के बीच लॉर्ड कनिंघम की अध्यक्षता में चल रहे रेल की पटरी की खुदाई के दौरान सर्वप्रथम इस सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे थे। ठीक है, इसके बाद सन 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, और वो किसने की थी? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। ठीक है, एक टीम गठित की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। इसी वजह से ये पहला स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था, इसलिए बाद में इस पूरी घाटी को, इस सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहने लगे थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो स्थल खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो था, जो कि 1922 में राखालदास बनर्जी जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अब इसका विस्तार देखते हैं। तो इसकी जो आकृति ये त्रिभुजाकार आकृति में था। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में था। ठीक है, इसकी आकृति क्या थी? त्रिभुजाकार थी। और इसका उत्तर से लेके दक्षिण का जो एरिया था ये 1400 किलोमीटर है। पूरब से लेके पश्चिम तक का जो एरिया था ये आपका 1600 किलोमीटर था। और इसका जो जलीय जो एरिया था ये आपका 1300 किलोमीटर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है यह आलमगीर है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हिंडन नदी के तट पे पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के, अगर आप एग्जाम दोगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो कौन सा? आलमगीर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल पड़ता है आपका। ठीक है, और सबसे पश्चिमी सुतकांगे डोर है, ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और ऊपर अगर उत्तर की बात करें तो मांडा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिण की बात करें तो यह दैमाबाद है, यह आपके प्रवरा नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, अब देखो खोजे गए स्थल की बात करें तो अभी तक 1400, अब तो ज़्यादा हो गए, 1400-1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना? 2 स्थल याद रखने हैं आपको जो अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल मिले, एक मुंडीगौक, एक सुतगोई। ठीक है,
कौन कौन से? मुंडीगौक और सुतगोई, 2 स्थल मिले अफगानिस्तान में, मुंडीगौक और सुतगोई। ठीक है, देखो अफगानिस्तान में वैसे तालिबान है तो वहाँ के सब लोगों की मुंडी काट देते हैं, ठीक है, और सोते हुए मुंडी काट देते हैं, तो कैसे हो गया? मुंडीगौक और सुतगोई, सोते हुए मुंडी काटती। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले, एक सुतगोई एक मुंडीगौक। ओके। पाकिस्तान में 3 प्रांतों में स्थल मिले हैं 475। कितने? 450। ये याद नहीं रखना आपको, ये कुछ नहीं, बस आप ये 2 याद रखिए, मुंडीगौक और सुतगोई अफगानिस्तान में मिले, और भारत में तो अभी 1000 के प्लस पहुंच गए हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, क्यों ये इतनी फेमस है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। अभी हम लोगों की सभ्यता कैसी है? पितृ सत्तात्मक। हम लोग पापा की ज़्यादा बात मानते हैं, या हमारे परिवार में सबसे प्रथम जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बात मानी जाए तो वो एक कोई ना कोई जेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गई? पितृ सत्तात्मक। लेकिन इसके अपोजिट जो हमारी पहली सभ्यता थी, इसीलिए भारत देश को भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो देश की पहली सभ्यता थी वो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, इसीलिए इसे भारत को भारत माता कहते हैं। ठीक है, तो पहली सभ्यता कौन सी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। और दोस्तों ये पहली नगरीकृत सभ्यता थी, ये विश्व की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी? तो आपको बताना ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहली, वो भी विश्व की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। अब दोस्तों इसके मतलब इसके विशेषता की अगर बात करें तो देखो, इसमें पहले अगर कोई एक नगर होता था, इस तरीके का कोई नगर है, तो इसके चारों तरफ एक प्राचीर खींच दी जाती थी। प्राचीर मतलब चारों तरफ एक बाउंड्री कर देते थे, जिससे कोई भी बाहरी आक्रमण ना हो सके, या किसी भी आपत्ति या विपत्ति के समय हम बच सके। तो ये चारों तरफ एक बाउंड्री कर दी जाती थी किसी भी पूरे नगर के चारों तरफ। ठीक है, इसके बाद इसके 2 खंड होते थे, एक पश्चिमी खंड और ये पूर्वी खंड, यानी एक पूर्वी टीला हो गया आपका और एक पश्चिमी टीला हो गया। ठीक है, इसके 2 टीले होते थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, और उसके बाद अब ये पूर्वी जो टीला था इसमें आम लोग यानी आम जनता रहती थी, इसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और जो व्यापारी वर्ग थे, ये पूर्वी टीले में रहते थे। और जो नगर के विशिष्ट लोग थे, यानी प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित और या वो लोग सब पश्चिमी तट में रहते, पश्चिमी टीले पे रहते थे। ठीक है, और इमरजेंसी के समय के लिए भी ये टीला बनाया गया था। ये जो पश्चिमी टीला जो था आपका पूर्वी टीला से थोड़ा ऊंचा था। अगर आपके के नगर में बाढ़ आ जाती है या कोई बाहरी आक्रमण होता तो सभी लोग यहाँ से यहाँ पलायन कर सकते थे और यहाँ पे अपने आप को बचा लेते थे। ठीक है, तो यह आपकी विशेषता होगी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले की। देखो पश्चिमी टीले के बाद भी यही बात की गई है कि पश्चिमी टीले क्या था, चलो पढ़ के बताते हैं आपको। यह नगर के पश्चिमी भाग में स्थित होता था तथा यह पूर्वी टीले से काफ़ी ऊंचा था, जिससे आपात की स्थिति में अपने आप को बचाया जा सके, बाढ़, बाहरी आक्रमण आदि से बचाया जा सकता था। इस नगर में वरिष्ठ लोग रहते थे, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित आदि के परिवार। ठीक है, अब देखो नोट क्या है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रहना है कि चनूदड़ो एक स्थल है। चनूदड़ो यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें एक भी टीले के साक्ष्य नहीं मिले। क्यों नहीं मिले इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, और धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ 3 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। ओके, अब देखो नगरों की व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, किस पद्धति पर आधारित थे? तो नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है? देखो ये देखो एक जाल बिछाया हुआ है, ये पूरा एक नगर का मैप है। ठीक है, तो ये जाल बिछाया हुआ है, तो ये इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति बोला जाता था। ठीक है, क्या? ग्रिड पद्धति। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इतना जानिए कि जो नगर जो थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, और नगर को कई कॉलोनीज़ में बांट देते थे और व्यापार के लिए चौड़ी और लंबी सड़कों का निर्माण किया जाता था और जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, घरों की क्या व्यवस्था थी? घरों की व्यवस्था और विशेषता यह थी कि घरों का मुख्य द्वार सड़कों की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलता था। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे निकल के सड़क पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ से उनका एक्सीडेंट हो सकता है या कई जानवर वगैरह निकल जाएं, जैसा आज हम लोगों के समय होता रहता है। तो ये लोग उस समय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने इस तरीके से नगर और अपने घर बनाए थे कि कोई भी आपदा ना आए। ठीक है, तो घर का जो मुख्य द्वार था वो सड़क की तरफ ना खुलकर गली में खुलता था। घर के अंदर आप सोचिए,
4,500 वर्ष पुरानी बात हो रही है। घर के अंदर ही क्या क्या मिला है? आंगन मिला है, आंगन में कुआं है, स्नानागार है यानी बाथरूम था, बाथ टब मिले हैं, रसोई घर है, 3-4 कमरे हैं, सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से यह साक्ष्य मिलता है कि ये डबल मंजिल या ट्रिपल मंजिल, 2 या 3 मंजिल भी इनकी हुआ करती थी। ठीक है, तो इतने सारे साक्ष्य मिले हैं। और देखिए नोट क्या है, लोथल में दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर सड़क की तरफ खुलते थे। क्यों खुलते थे ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे स्थल तो बहुत सारे मिले, जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान में 450 मिले हैं, भारत में 1000 प्लस मिल गए हैं, और अफगानिस्तान में 2 मिले हैं। कौन कौन से? सुदगोई और मुंडी गौग। ठीक है, याद रखना वो। लेकिन सबको नगर की संज्ञा नहीं दे सकते ना, तो नगर की संज्ञा किसे दी गई है? ये सिर्फ 7 स्थल, महत्वपूर्ण 7 स्थल हैं, इन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ से हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की? जैसा कि हमने बताया है, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज किसने की? हड़प्पा, दयाराम साहनी ने की है, 1921 में की है। कब की है? दयाराम साहनी ने की है, 1921 में की है। ठीक है, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, 100 वर्ष हो गए हैं, लास्ट हमारी 2022 चल रही थी, यानी जस्ट 100 वर्ष पहले, 101 वर्ष हो गया है। ठीक है, दयाराम साहनी ने की हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले, ये आपको याद होगा। और इसकी स्थिति कहाँ थी? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के, देखो कैसे याद रखोगे, जो दिल बोले हड़प्पा, यानी हड़प्पा कौन करता है? पंजाबी लोग करते हैं, तो ये पंजाब प्रांत में हो गया आपका। ठीक है, जो मूवी भी आई थी ना, वो कौन सी? दिल बोले हड़प्पा। तो ये आपका जो हड़प्पा और कौन करता है? तो पंजाब लोग करते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि हड़प्पा जो स्थल है वो आपका कहाँ है? पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। और ये है कहाँ? ये तो पाकिस्तान में, ये तो याद ही रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे और कौन सी नदी के तट पे? ये नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। कौन सी नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे है। ठीक है, या ऐसे याद करना है कि रावी नाम की लड़की हड़प्पा में डांस कर रही थी। पंजाब में तो होता है ये डांस, तो इस तरीके से आपको तीनों चीज़ अटैच हो जाएंगी, रावी नदी भी, पंजाब प्रांत भी और हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो क्या क्या साक्ष्य, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 आपको थोड़े से 2-3 बार देखोगे ये वीडियो तो जल्दी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपका मिलता है मातृदेवी की मूर्ति। ठीक है, ये देखो मातृदेवी की मूर्ति। ये मातृदेवी की मूर्ति क्यों? क्योंकि इनके गर्भ से प्रकृति का पौधा निकला हुआ है। ठीक है, इनके गर्भ से प्रकृति का पौधा निकला हुआ है, इस वजह से ये इस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। ठीक है, और दूसरी, एक सींग वाला जानवर मिला है आपका। ठीक है, और कुमार का चाक मिला है। R37 कब्रिस्तान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो कब्रिस्तान है, R37 कब्रिस्तान, ये याद रखना, R37 कब्रिस्तान मिला है आपका। मातृदेवी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, मातृदेवी की मूर्ति, R37 कब्रिस्तान, और तांबे की ये इक्का गाड़ी, ये खिलौना टाइप की मिली है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी तक हमारे घर में प्रयोग किया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल से मिली हुई है। ठीक है, तो याद रखना। और दूसरा सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर है। ये अभिलेखीय मोहर है, मोहरें तो हर जगह मिली, लेकिन अभिलेखीय मोहर यानी उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। स्थिति इसकी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और रावी नदी के तट पे है। मातृदेवी की मूर्ति यहाँ से मिली है, एक सींग वाला जानवर मिला है, कुमार का चाक मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, स्वास्तिक चिन्ह मिला और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका हड़प्पा स्थल पूरा हो गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, अब अगला हमारा जो स्थल आ जाता है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। यह इसकी जो खोज है राखालदास बनर्जी जी ने 1922 में की है। ठीक है, किसने की है? राखालदास बनर्जी जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। स्थिति कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। ठीक है, हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है और पंजाब प्रांत में, तो इसके अपोजिट सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। ये तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, सिंध प्रांत और सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका उपनाम इंपॉर्टेंट है, ये उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं कि मृतकों का टीला किस स्थल को कहते हैं?
तो मृतकों का टीला आपके मोहनजोदड़ो को बोलेंगे, ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि सबसे विकसित नगर था। जैसे आज के समय में भारत का सबसे मतलब विकसित का मतलब ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न लोग कहाँ हैं, तो भाई मुंबई में है। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा, वैसे मैनपुरी भी कम नहीं है और आप जहाँ रहते हो वो भी सब मॉडर्न ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, मुंबई मानी जाएगी, ठीक है। और वैसे ही उस समय मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा विकसित शहर था। कैसा था, विकसित शहर था, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या इसकी 40,000 या 35,000 समथिंग थी। तो आप सोच सकते हो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से कितना ज़्यादा विकसित शहर रहा होगा, ठीक है। और इसकी जो प्रजाति थी, या मतलब इसमें यहाँ के जो लोग थे वो किस प्रजाति के थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर हमारा था मोहनजोदड़ो, ठीक है। पहला कौन था ये आगे हम बताएंगे। अब मोहनजोदड़ो से मिले कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार क्या होता है, अन्नागार होता है जैसे हमारे यहाँ पे अभी खाने के लिए भंडार होता है कि देश का जितना भी अनाज होता है वो सरकार अपने यहाँ पे किसी ना किसी गोडाउन में रखती है। उसी तरीके से इस नगर का जो भी भंडार होता था वो एक जगह सुरक्षित रख दिया जाता था, जिससे आगे कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आने पर वह काम आ सके। तो विशाल अन्नागार मिला है। इसके बाद एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल मिला। आप स्विमिंग पूल मानिए, विशाल स्नानागार बोलते हैं इसे। सबसे इम्पोर्टेंट, उस समय का आश्चर्य कहा गया है। ये इतिहासकारों ने कहा है कि उस समय का यह आश्चर्य था, विशाल स्नानागार, ठीक है। इसके बाद कांसे की एक बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो किस स्थल से मिली है। ये आपकी नहीं, कांसे की बैठी हैं, खड़ी हैं, ठीक है। तो ये कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो मिली है ये आपकी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कपास के साक्ष्य मिले हैं, घर के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं, एक सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपति जी का चित्र मिला है, लंबवत यानी इस तरीके से लंबवत काटती हुई सड़क मिली है जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई, और एक पुजारी जी मिले हैं। ये रहे हमारे पुजारी जी, थोड़े थोड़े मोदी जी जैसे हैं, ठीक है, पुजारी जी, ठीक है। अब एक लाइन में इसे कैसे याद करेंगे, हम एक आपको ट्रिक देते हैं, उससे आप याद कर लेना। देखिए सबसे पहले एक पुजारी जी थे। कौन थे, पुजारी जी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने घर में कुएं से पानी निकाला और पानी से वो नहाने लगे। नहाने के बाद उन्होंने क्या किया, अन्न खाया, ठीक है। पहले उन्होंने नहाया, फिर अन्न खाया, और फिर कुएं से क्या किया, पानी पिया। इससे आपको मिल जाएगा, ये कुआं जी कहाँ गया, ये रहा कुएं से पानी पिया, ठीक है। इसके बाद वो सभा भवन के लिए चल दिए लंबवत सड़क से, ठीक है, ठीक है। और कपास के उन्होंने कुर्ता पहन रखा था, कपास यानी कॉटन का कुर्ता, ठीक है। रास्ते में उन्हें नर्तकी की मूर्ति मिली, ठीक है। और बस, और पशुपति जी की पूजा करते थे वो। इस तरीके से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। 2 बार मेरा वीडियो बैक करके आप सुनना, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चनूदड़ों की बात करें, ये तीसरा स्थल है। ये तीनों पाकिस्तान में है। पहला आपका हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में था, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में था, और तीसरा चनूदड़ो, ठीक है। चनूदड़ो ये भी कहाँ, सिंध प्रांत में मिला है, सिंध नदी के तट पे। हड़प्पा मिला आपको रावी नदी, पंजाब प्रांत में। बाकी ये जो चनूदड़ो मोहनजोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पे मिले हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की है, तो चनूदड़ो M.G. मजूमदार ने मजे में इन्होंने चनूदड़ो की खोज कर डाली, ठीक है। इसमें सबसे पहले मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। ये मन के बनाने के कारखाने 2 जगह से मिले हैं, एक चनूदड़ो से, दूसरे लोथल से भी मिले। तो क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चनूदड़ो जो था यह ब्यूटी पार्लर समझ सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए, मतलब जितने भी ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट होते हैं यहाँ सारे मिले हैं, जैसे लिपस्टिक, कंघा, इत्र। इस वजह से जो महिलाएं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं वो सारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ मिले। तो ऐसा माना गया कि यह जो पूरी सिटी थी, यानी यह जो पूरा स्थल जो था वो महिलाओं का ही स्थल था, ठीक है, ठीक है, महिलाओं का ही स्थल था। और यह एक थोड़ा सा औद्योगिक इंडस्ट्रियल कहना ज़्यादा सही रहेगा, इंडस्ट्रियल स्थल था। इस वजह से शायद इसके चारों तरफ कोई भी प्राचीर नहीं थी कि शिप वगैरह अगर आएंगे इंडस्ट्रियल के लिए तो हो सकता है आगे दिक्कत हो। इस वजह से हो सकता है कि इस सोच से इन्होंने
कोई भी अपनी यहाँ पे प्राचीर ना बनाई हो। और दूसरा सेंस ये भी इतिहासकारों का मानना है कि उस समय महिलाएं इतनी ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी कि उन्हें इस रक्षा प्राचीर की ज़रूरत ना पड़ी। ठीक है, ये दो तरीके के फैक्ट निकल के आते हैं। कहाँ गया चनूदड़ो? ठीक है, और इससे क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाने, सौंदर्य के सामान जैसे लिपस्टिक, कंघा इत्यादि, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के साक्ष्य, और एक यह कैसा था? एक औद्योगिक नगर था। इसी कारण इसके चारों कोई रक्षा प्राचीर न थी और ना कोई टीला था। ठीक है, इस सभ्यता के पतन के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस सभ्यता के पतन के बाद एक झूकर झांकर संस्कृति विकसित हो गई थी, जो कि एक ग्रामीण संस्कृति। मतलब देख रहे हैं आप, शहरी सभ्यता खत्म होने के बाद वहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता आ जाती है। ठीक है, तो जब आप अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप वैसे ही पिछड़ जाएंगे। तो यही इस सभ्यता से हमें सीखने को मिलता है, आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, अन्यथा आप समाज में पिछड़ जाएंगे। तो झूकर झांकर संस्कृति यहाँ पे बाद में विकसित होती है, कहाँ? चन्हूदड़ों में। ठीक है, याद रखना ये। अब लोथल की बात करते हैं, तो इसकी खोज की थी हमारे SR राव साहब ने। ठीक है, SR राव। आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु, ये 3 के बस याद रखने, इसके अलावा आपको याद नहीं रखने हैं खोजकर्ता। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और लोथल के आपके हो गए। इसके बाद यह कहाँ था? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कहाँ था? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर। कौन था? यह भारत का देखो पहला स्थल की अब बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लोथल भाई साहब हैं ये। ठीक, तो ये बहुत ही सुंदर नगर था, बहुत ही सुंदर नगर था ये हमारा लोथल। ठीक है, इसके अन्य नाम आते हैं, तो ये मुर्दों का नगर बोला जाता था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। अब इसके साक्ष्य क्या क्या मिले वो देख लीजिए। सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, फारस की मोहरें मिलती हैं। ठीक है, जिनमें राक्षसों का चित्रण था। फारस के लोग राक्षसों की पूजा करते थे, इसे आपको वैदिक सभ्यता में बताएंगे। ठीक है, हाथी के दांत का पैमाना मिला है। डाकयार्ड या गोदीवाड़ा या बंदरगाह, डाकयार्ड को हिंदी में गोदीवाड़ा कहते हो, गोदीवाड़ा अगर आप नहीं समझ रहे तो बंदरगाह बोला जाता है, जहाँ सारे जहाज इकट्ठे होते हैं उससे गोदीवाड़ा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यह 4-5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य, फारस की मोहरें, हाथी दांत का पैमाना, डाकयार्ड, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब ये सती प्रथा के साक्ष्य कैसे मालूम हुए? तो भाई एक कब्र मिली है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की दोनों की ही ये अस्थियां प्राप्त हुई हैं, कंकाल मिले। तो इस तरीके से यह दिमाग लगाया गया कि तो हो सकता है उस समय सती प्रथा चलती होगी, जो कि लोथल से मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आप समझ के देखिए कि ये जैसे शिप्स आए हैं और यहाँ पे इसके बाद अंदर आते थे, ये इतना बंद कर लेते थे। मतलब ये बहुत ही, ये देखो आपका गोदीवाड़ा है, बहुत ही अच्छा बनाया गया था। ठीक है, चलिए लोथल ख़त्म हो गया, अब अगला चलते हैं। इसके बाद आपका धौलावीरा है। इसकी खोज की थी रविंद्र जैन जी ने। किसने की थी? रविंद्र जैन ने। यह गुजरात में स्थित है तथा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था? वो आपका था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस पे 3 टीले मिले हैं। अब भाई धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? गुजरात। क्यों भैया? मोदी जी वहाँ से आते हैं, ऐसा थोड़ा ट्रिक लगाइए, ध्यान से याद हो जाएगा। तो भाई जहाँ से मोदी जी आएंगे वहाँ तो वो सबसे बड़ा होगा स्थान। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा था क्योंकि यह गुजरात में था। और वीर लोग कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री जी हमारे वीर हैं। 3 टीले मिले हैं जिसे मध्यमा टीला कहते हैं, यानी 3 टीले मिले। ये आपका पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, और इसके बीच में यह मध्यमा टीला। ठीक है, इसे ही हम स्टेडियम की संज्ञा भी दी जाती है, इसे ही स्टेडियम बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ लिखी नहीं है, हम बता दे रहे थे, यहाँ से एक नेम प्लेट मिली है। जैसे हम घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं, माननीय श्री महोदय। ठीक है, उसी तरीके की एक नेम प्लेट भी यहाँ मिली हुई है। ठीक, इसके बाद देखो कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ ही पहले समझ लीजिए, काली मिट्टी की चूड़ियाँ होता है। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, इसकी खोज की थी BK थापड़ और BB लाल जी ने। किसने? बीबी जी ने की थी। ठीक है, कालीबंगा बीबी जी
के लिए चूड़ियाँ लाई, ऐसे याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई बीबी जी के लिए चूड़ियाँ नहीं लाओगे तो क्या पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। कहाँ था, राजस्थान में सरस्वती नदी के तट पर। और इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं भाई आपका सबसे इम्पोर्टेंट जुता हुआ खेत, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं आपके, एक सींग वाला देवता मिलता है, और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कैसे मिले मानी जाती, तो भाई एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, ठीक है, और उसमें 6 इस तरीके के 6 छेद हैं, तो उन्होंने माना हो सकता है या तंत्र मंत्र करते हो या हो सकता है शल्य चिकित्सा करते हो। शल्य चिकित्सा मतलब प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। जैसे मानव शव के साथ कुत्ते का शव मिला है, यानी एक कब्र मिली है, इसमें मानव का शव है, उसी के साथ उसके पालतू कुत्ते का भी शव है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला, भाई रोपड़ से मिला है। कुत्ता बिना अपने मालिक के क्या करता है, रो पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मानव और कुत्ता दोनों एक ही साथ दफना दिए गए, कहाँ, रोपड़ में। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। कौन सा नगर अपनी जल निकासी की अव्यवस्था के कारण जाना जाता था, तो आपका बनवाली है। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता 2 चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा फेमस, एक अपनी नगर नियोजन के लिए, दूसरी अपने जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए, यानी सबसे अच्छी व्यवस्था जल निकासी। अब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी नगर व्यवस्था सबसे अच्छी है हर स्थल की, और हर स्थल की जल निकासी सबसे अच्छी है। और क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे अच्छी जल निकासी, ठीक है, सबकी सबसे अच्छी है, लेकिन उसमें से भी सबसे अच्छी जल निकासी व्यवस्था किसकी थी, तो धौलावीरा की थी। ठीक है, इसके बाद और सबसे खराब जल निकासी वाली व्यवस्था किसकी है, तो भाई बनवाली की है। ये कहाँ, हरियाणा। हरियाणा में तब भी पानी की समस्या रही होगी, अब भी पानी की समस्या है, इसलिए याद रखना हरियाणा में बनवाली। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहा, तो सॉरी यहाँ राखी गढ़ी रहा है। कौन सा रहा है, राखी गढ़ी। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। ठीक है, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये रंगपुर से मिले हैं। अच्छे किस्म के जौ के जो साक्ष्य मिले वो भी बनवाली से, तो बनवाली से 2 है। भाई जौ तो अच्छे बनवा लिए आपने, लेकिन आपने नाली नहीं अच्छी बनवा पाई। इस तरीके से ट्रिक से आप थोड़ा सेंस लगा के याद कर सकते हैं। ओके, तो मानव के साथ कुत्ते का सब मिला, वो रोपड़ में मिला है, क्यों, क्योंकि वो रो पड़ा। और कौन सा नगर जल निकासी की व्यवस्था के कारण सबसे अव्यवस्थित था, तो आपका बनवाली हरियाणा में हो गया। क्षेत्रफल में भारत की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका राखीगढ़ी है, और धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर में मिले। ठीक है, और अच्छे किस्म के जौ बनवाली में। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप देख लीजिए। सिंधु सभ्यता कैसी थी, एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें पूर्व और पश्चिम की दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे हवा चलने पर यह खुद ही साफ हो जाया करती थी। जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। यहाँ से सवाल बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि और व्यापार था। ठीक है, समाज मात्र सत्तात्मक था। इसकी लिपि भावचित्रित तक आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें इस तरीके से प्लस माइनस और अपने आपने देखा है जैसे स्वास्तिक चिन्ह इस तरीके से निशान मिले हैं, तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके की लिपि है। मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, इन्हें अपना नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिलता है। ये युद्ध तलवार लोहे से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के विनाश का कारण क्या माना जाता है, बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हाँ ये नदियाँ आ जाती हैं कुछ। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है उनसे संबंधित नदियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता की आप नोट जरूर कर लें और इनको याद कर लें, आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर था, तो आपकी रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पे। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे। काला क्या था, घाघरा था, इससे याद कर लेना। हड़प्पा, दिल बोले हड़प्पा किसका, रावी नाम की लड़की का। और मोहनजोदड़ो ये तो पता ही आपको, सिंधु है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी। रोपड़ सतलज नदी। मांडा चिनाब नदी। मांडा कैसा था, चिनाब नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुतकांगेडोर दास्क नदी। और भगवनपुरा सरस्वती, यानी माँ सरस्वती किसकी हैं, भगवान जी की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो, ये आप जरूर इंपॉर्टेंट याद कर लें, मांडा से लेके
सूतकांगे डोर, क्योंकि ये आपके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल है, तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। ओके, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें छोड़ना नहीं है। या दोबारा देखें, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडर ये सबसे पूर्वी था, आलमगीरपुर। सूतकांगे डोर सबसे पश्चिमी था। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में था, यह चेनाब नदी के तट पे। और सूतकांगे डोर बता चुका हूँ, सबसे पश्चिमी था, बलूचिस्तान में, दास्त नदी के तट पे। और हाँ, हो गया आलमगीरपुर, हिंडन, प्रवरा, रो। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी किस सभ्यता या किससे संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित है, पाषाण, नवपाषाण युग से, या लौह युग से? तो ये आपका हो जाएगा कांस्य युग से। ठीक है, युग्म समाधान पीछे बताया हुआ है, युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपके कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा? हमने कहा वीर लोग कहाँ होते हैं? तो गुजरात में होते हैं, या आपके मोदी जी के राज्य गुजरात में। एक उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का इस बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह? बंदरगाह बताया था कहाँ सिर्फ बंदरगाह मिला है, तो आपका लोथल में मिला हुआ है बंदरगाह। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन छूट गया। हाँ, सुमेलित कीजिए, मोहनजोदड़ो और कौन सी नदी कौन से किसके किनारे है? तो मोहनजोदड़ो, सॉरी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो क्या रावी नदी के तट पे था? भैया नहीं, रावी नाम की लड़की तो हड़प्पा हड़प्पा करती थी। कालीबंगा हरियाणा में था? नहीं भैया था। धौलावीरा कच्छ में था? बिल्कुल था। तो धौलावीरा आपका कहाँ था? कच्छ में था। चनूदड़ो सिंध में था, लेकिन घग्गर नदी नहीं थी, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो धौलावीरा कहाँ है आपका? वीर लोग कहाँ थे? गुजरात, कच्छ में। ठीक है, अब देखिए, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमने बताया था एक तो आपका लोथल से मिला है और एक चनूदड़ो से मिला है, तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे इसके। ठीक है, पूर्व हड़प्पा काल किन स्थानों से खेत जोतने के प्रमाण मिलते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन कौन से 2 स्थान थे जिनसे खेत जोतने के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आपके पहला हो जाएगा आपका कालीबंगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका बनवाली। तो दूसरा कालीबंगा और बनवाली, तो 2 और 4 किस में है? ये रहा आपका ऑप्शन 2 और 4, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो ये घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? तो सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। कहाँ से हुई हैं? सुरकोटदा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे उनका क्या नाम था? तो भाई हमारे एक राखालदास बनर्जी थे, दूसरे दयाराम साहनी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो भाई क्या ये ऐतिहासिक काल से है, क्या ये पुरा ऐतिहासिक काल से, या परा ऐतिहासिक काल से, या आग ऐतिहासिक काल से? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिसमें घरों के द्वार जो थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। तो भैया आपका एक ही था, कौन सा? लोथल भाई साहब का घर। ये लोथल भाई साहब जो थे, नहीं, लोथल जो स्थल थे उनके जो घर थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यापारिक स्थल था, व्यापार के लिए आपको दिक्कत होती, इसलिए वो सड़क की तरफ खुलते थे। ओके, घर के गेट। निम्न में से कौन से जोड़े हैं जो सुमेलित हैं? तो सुमेलित करना चाहिए, मैचिंग है ये। तो पहले ये छोड़ दीजिए, ये इस साइड वाले ये अभी आप मत पढ़िए, ये पढ़िए। डाकयार्ड क्या था? क्या हड़प्पा एक डाकयार्ड था? लोथल डाकयार्ड था? सुरकोटदा डाकयार्ड था? या मोहनजोदड़ो डाकयार्ड था? तो भाई देखिए, लोथल जो था क्या था? एक डाकयार्ड था, ये आपका हो गया। इसके बाद मंदिर नुमा ढांचे, ये आपको नहीं पता, छोड़िए। घोड़े के अवशेष देख लीजिए, अभी घोड़े के अवशेष बताएं आपको कहाँ मिले हैं घोड़े के अवशेष? तो ये आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में लग रहा है। मोहनजोदड़ो, मंदिर नुमा ढांचे, सॉरी इसमें सुमेलित करना, मैचिंग नहीं थी ये। तो सुरकोटदा आपका यही ठीक है। ठीक है, सुरकोटदा घोड़े के अवशेष मिले, ये भी गलत है आपका।
पहला वाला भी गलत है, हड़प्पा डाक यार्ड नहीं है, ठीक है। यह है सुरकोटदा घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। अगले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है? कहना क्वेश्चन ये चाह रहा है कि किसने, यानी किस इतिहासकार ने हड़प्पा स्थल का नाम दिया है सिंधु सभ्यता के बाद? तो आपके इसके क्वेश्चन का आंसर है हमारे SR राव ने, ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित रखती है? क्या ऐतिहासिक काल? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है आग ऐतिहासिक काल, ये डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? क्वेश्चन कहता है किस स्थल से, इतना सब कुछ देते हैं क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, आपको सिर्फ अपने पॉइंट से मतलब है कि किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो आपका ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अभी आपको पता है पुरोहित जी कुएं से पानी निकाल कर जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है कौन सी? जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है ये मोहनजोदड़ो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, मोहनजोदड़ो। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखें इसका आप आंसर प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि जो यह मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, वह क्यों इतनी फेमस है? क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की प्रसिद्धि का कारण क्या है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। बताइए लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? लोथल क्या है? तो लोथल भाई आपका डाक यार्ड था, यानी गोदीवाड़ा, जहाँ पे शिप्स आते थे और रुकते थे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प्पा के लोग भाई क्या नहीं किसका ज्ञान नहीं था उन्हें? तो भाई उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। भाई उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, तब वह संस्कृति इतनी ज़्यादा विकसित थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार यानी टप, बाथिंग टब कह लो या स्विमिंग पूल कह लो, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणत होता कैसी थी? उनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी? क्या पंथ निरपेक्ष संघवादी थी? क्या धर्मतंत्रीय संघवादी थी? कुलीन तंत्रीय संघवादी थी? या धर्मतंत्रीय एकात्मक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलीन तंत्रीय, ठीक है। क्या हो रहा है? सी ऑप्शन हो जाएगा कुलीन तंत्रीय। कुलीन का मतलब 4 भागों में बटा हुआ था उनका समाज। सबसे पहले पुरोहित, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और आपके मजदूर वर्ग, और जो कि सभी के सभी संपन्न हुआ करते थे, इसलिए कुलीन तंत्र बोलते हैं, कुलीन तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो भैया आपका ये लरकाना जिले में, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो भाई गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। किसके? गाय के, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कहाँ से युग से संबंधित थी, ठीक है। हड़प्पा मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय क्या है? मैं कहना चाहता है कि हड़प्पा की जो मुद्राएं मिली हैं उन पर किसका चित्र सर्वाधिक बार है? तो भाई एक श्रृंग, यानी एक सींग वाले जानवर का, इसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। घोड़े के ऊपर एक सींग निकला होता है, इस तरीके का यूनिकॉर्न, ठीक है। एक श्रृंगी जानवर भी ऑप्शन में आ सकता है, एक श्रृंग भी आ सकता है। और इसके बाद अगर कोई उनका सबसे क्या कहते हैं पवित्र या प्रिय जानवर था तो कुबड़ वाला बैल आता है, ठीक है, ऑप्शन में कुबड़ वाला बैल। आप देखो क्वेश्चन आ गया, जो शुरुआत जहाँ से की थी वही क्वेश्चन आ गया है कि हड़प्पा के भग्नावशेष पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? कौन थे भाई महान जिनका हड़प्पा के भग्नावशेष पर पहली बार ध्यान गया? तो भाई भग्नावशेष पर सबसे पहला ध्यान जाएगा तो वो मैसेज देंगे, तो भाई हमारे चार्ल्स मैसन जी थे, ठीक है। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए अज्ञात प्रतीत होती है? कौन सी फसल थी जो हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए अज्ञात थी? तो भाई ये चावल तो उनकी प्रमुख फसल थी, कपास भी प्रमुख थी, यह बोलते हैं जौ को। तो गेहूँ, जौ, चावल और कपास, ये चारों उनकी महत्वपूर्ण फसलें थी, रागी कोई फसल उनकी नहीं थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हुई हैं? तो ये सेल खड़ी से निर्मित थी, ठीक है। और किस किस शेप में थी? चौकोर, ठीक है। क्वेश्चन दोनों आते हैं, किससे निर्मित थी? सेल खड़ी से निर्मित थी, चौकोर निर्मित थी, ठीक है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भाई पक्की मिट्टी से बने एक हल का प्रतिरूप आपका बनवाली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है आपके मृत मनुष्यों का टीला, ऑप्शन सी, मृत मनुष्यों का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बृहत स्नान गृह या ग्रेट बाथ की खोज की गई, कहाँ कहाँ खोज की गई? क्वेश्चन ये कहना चाहता है ये जो बृहत स्नानागार था वह कहाँ मिला है? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। निम्न में से कौन सा, 34 है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापारिक केंद्र था? मतलब हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र क्या था? तो भाई आपका लोथल था, ठीक है, क्योंकि वहाँ गोदीवाड़ा मिला है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? स्थल दिए गए हैं और इनकी स्थिति है कहाँ थी, ठीक है। तो देखिए आपका मांडा कहाँ था? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में था। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में था। कालीबंगा जो था, कालीबंगा आपका कहाँ था? राजस्थान में था। और राखीगढ़ी हरियाणा में था, ठीक है। दोबारा से देखिए, मांडा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में, ठीक है। ये आपका 35 का है मैचिंग, आप याद कर लीजिए। 36 क्वेश्चन कहता है कि पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह आपका कहाँ से हुआ है? बनवाली से हुआ है। कहाँ? पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? भाई कितने बार ये क्वेश्चन आएगा? भाई गुजरात में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी उनके नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी सिटीज़ की? तो भाई योजनाबद्ध विन्यास। क्या? योजनाबद्ध विन्यास इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाल आकार भी था, विशाल इमारतें भी थी, चौड़ी सड़कें भी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट योजनाबद्ध विन्यास, यानी उनके पास एक पूरा क्या था? एक सिस्टमेटिक प्लान होता था कोई भी सिटी बसाने का, योजनाबद्ध विन्यास। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 39, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान की पूजा करते थे? कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे? कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो भाई विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई आपके ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो यह कांस्य सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। 42 क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु नदी की बात हो रही है, तो दरिया ए सिंध। कौन सा? सी क्वेश्चन है आपका, सी सॉरी ऑप्शन है आपका, दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है, दरिया ए सिंध। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? यानी कौन से वैदिक देवता, अभी आगे आपका वैदिक काल जो आएगा उसमें से कौन से वो देवता होंगे जो हड़प्पा की एक धार्मिक विधि से विकसित हुए? तो वही आपके रुद्र देवता हो जाएंगे। यहाँ पशुपति, यानी हड़प्पा सभ्यता में वो पशुपति के नाम से पूजे जाते थे और आगे चल के वो रुद्र नाम से वैदिक सभ्यता में पूजे जाएंगे। 44 क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया है? तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्या वो ग्रेनाइट से किया गया है, क्या वो जली हुई ईंटों से किया गया, संगमरमर से किया गया, या सैंडस्टोन से? तो आपका आंसर होगा जले हुई ईंटों से। जली हुई ईंटों का मतलब है भट्टी में पकाई हुई ईंटें, ठीक है। भट्टी में पकाई हुई ईंटें यानी जली हुई ईंटों से इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये आपकी ग्रेट ग्रैनरी, यानी विशाल अन्नागार जो था, ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है, विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वही है आपका
क्या इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली थी, ईंट के बने भवन थे, या प्रशासनिक प्रणाली थी? तो कुछ ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ईंट के बने भवन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पूर्वी स्थल यहाँ बताया था, यहाँ था। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, किस स्थल से मापने के हाथी का दांत का पैमाना मिला? यानी मापने के लिए कोई भी चीज़ मापी जाती है तो उसके लिए स्केल मिली है, हाथी दांत की एक स्केल मिली है, वो कहाँ से मिली है? तो भैया आपकी लोथल से मिली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि किस स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर ये पसंद आई हो, आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे इसमें थे, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर को आपका कोई क्वेश्चन जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दें या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दें, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छे रिव्यू दें, बुरे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि जिससे मैं आगे वीडियो आपकी और अच्छी बना सकूं और अच्छे नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करा सकूं। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है उसकी विशेषता क्या थी फेमस होने की, तो उसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है। ओके दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।